और सांगा के बेटे थे भोजराज, जिनके साथ में मीराबाई की शादी हुई थी। तो भोजराज सांगा के सबसे बड़े बेटे हैं, ये मीराबाई के पति थे। भोजराज की जब डेथ हो गई तो अब सांगा के मरने के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के मरने के बाद अगला राजा बना था रतन सिंह। रतन सिंह अगला राजा बना था। इसकी बूंदी के सूरजमल के साथ नहीं बनती थी। बूंदी का राजा था सूरजमल, उसके साथ में तनातनी हो रखी थी। एक दिन दोनों शिकार खेलने गए और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो बूंदी का सूरजमल और मेवाड़ का रतन सिंह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अब साहब अब कौन बने? तो सांगा का तीसरा जो बेटा था वो था विक्रमादित्य। तो फिर अगला राजा किसको बनाया गया? विक्रमादित्य को। तो सांगा के इन दो बेटों के बारे में भी ध्यान रखना कि भोजराज जीवन काल में डेथ हो गई थी, मीराबाई के पति थे। सांगा की डेथ के बाद मेवाड़ के राणा रतन सिंह जी बने थे, लेकिन वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए दोनों आपस के अंदर मारे गए थे। अब सांगा के एक रानी हुआ करते थे कर्मावती, बूंदी की हाड़ी रानी थे, बूंदी की थी। बूंदी में हाड़ा चौहान थे, तो बूंदी वालों की जो लड़कियां होती उनको हम कहते हाड़ी रानी। और इसके दो बेटे हुए थे, एक तो ये विक्रमादित्य और एक बेटे का नाम था उदय सिंह। ये दो बेटे थे। विक्रमादित्य राजा बना, विक्रमादित्य में ज्यादा लखन थे नहीं, विक्रमादित्य में लखन नहीं थे, तो अब संभाले कौन शासन? तो कर्मावती ने कहा मैं खुद संभाल लूंगी, और कर्मावती इसकी गार्जियन बनी, इसकी संरक्षिका बनी। तो कोई पूछ ले कि भाई जो सांगा की रानी कर्मावती थी वो मेवाड़ के कौन से राणा की गार्जियन बनी थी, कौन सी राणा की पैटर्न बनी थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी? तो अपने बेटे विक्रमादित्य की गार्जियन बनी थी। इस टाइम गुजरात के अंदर एक राजा हुआ करता था बहादुर शाह। बहादुर शाह को समाचार मिले, बहादुर शाह को पता चला कि सांगा की डेथ हो चुकी है। सांगा की डेथ होने के बाद में रतन सिंह जी राजा बने, रतन सिंह जी की भी डेथ हो गई है। अब विक्रमादित्य राजा है, वो शक्तिशाली नहीं है, उसकी वाइफ ही संभाल रही है शासन। वैसे भी मेवाड़ खानवा के युद्ध के बाद में थोड़ा जर्जर स्थिति के अंदर आ चुका है। तो बहादुर शाह ने इसका फायदा उठाने की सोची और बहादुर शाह 1533 में अटैक कर देता है। तो 1533 में बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। जब 1533 में बहादुर शाह ने अटैक किया तो लगा, कर्मावती को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, अभी अभी युद्ध हारे थे, उसके अंदर बहुत हालत खराब हो गई, राजा जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं, बेटा भी इतना शक्तिशाली नहीं है, मुझे संभालना पड़ रहा है सब कुछ। उसने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, बहादुर शाह को एक किला दे दिया, रणथंभौर। रणथंभौर वाला किला दिया और कहा कि भाई साहब आप ये ले लो और वापस चले जाओ। बहादुर शाह वापस चला गया और बहादुर शाह ने कहा ठीक, ये किला मैं रख लेता हूं। और उसको लगा यार बिना लड़ाई यदि अपने को रणथंभौर मिल रहा है, ना हिंग लगे ना फिटकड़ी, अपने को ये रंग आए चोखा, ये सही लग रहा है अपने को। और वो रणथंभौर का किला लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। पर वही बात है जी, शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो बाद में वो नरभक्षी बन जाता है। बहादुर शाह को लगा यार ये वाला मामला ठीक, रणथंभौर बिना लड़ाई मिल गया, इस बार एक बार वापस अटैक कर देते हैं। इस बार रणथंभौर नहीं तो कोई दूसरा, कोई कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ वालों के पास तो खूब सारे किले, केवल कुंभाई 84 में से 32 बनवा के चला गया, छोटा मोटा और नहीं तो भोमट मचान ही लेके आएंगे। तो 1534 में एक वापस अटैक कर देता है। 34 के लास्ट में अटैक हुआ था, 35 तक चला था, तो हम उसको 34-35 का आक्रमण करते हैं। तो याद रखना कि पहली बार जब वो आया था तब तो रणथंभौर का किला लेके चला गया था, लेकिन उसने दोबारा 34-35 में अटैक कर दिया था। थोड़ा सा देखो अगले वाले पेज पे देखते हैं अपने इसको, ये समझना इस बात को। बहादुर शाह ने पहले 1537 में अटैक किया, रणथंभौर लेके चला गया, दोबारा 34-35 में दोबारा अटैक करता। पढ़ेंगे देखो इसके बारे में अपने। दूसरा जो अटैक है उसको हम इस नाम से जानते हैं, चित्तौड़ का दूसरा साके के नाम से जानते हैं। कर्मावती को पता चला कि दोबारा आ गया बहादुर शाह, और उसको लगा कि यार ये ठीक है, और ऐसे यदि किले देते रहे तो पार पड़ेगी नहीं, तो तीसरी बार आ जाएगा, तो अब तो और कोई तरीका ही नहीं है, अब तो अपने को लड़ना ही पड़ेगा। और मैंने बताया था जब भी सेना कम हो और शत्रु की सेना ज्यादा हुआ करती थी, जो लड़ने का जो तरीका हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? साका। मैंने ये भी बताया था साके में दो चीजें होती थी। साकर में महिलाएं करती थी जोहर, फायर बाथ कर लिया करती थी, अग्नि स्नान कर लिया करती थी, अग्नि में बैठ के जल जाया करती थी कि नहीं, हमारे कोई भी दुश्मन है वो हाथ नहीं लगा सकता। अपने आन बान की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा जो अग्नि स्नान किया जाता था उसको क्या बोलते थे? जोहर किया जाता था। वरना यदि आपके घर वाले सब मर गए तो दुश्मन आपको उठा के ले जाएगा और सेक्स स्लेव की तरह रहना पड़ता है। इससे अच्छा उनको लगता था कि नहीं, हम हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो मर्यादा, उसकी रक्षा कर लेंगे और हम इससे पहले जोहर कर लेते।
और जब वो जोहर कर लेती, अब पुरुष हालांकि थोड़े से हुआ करते थे, लेकिन अब जब महिलाएं मरी गई तो उसके बाद में सारे पुरुष जितने भी होते थे वो केसरिए कपड़े पहनते, केसरिए कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते। और अब एकमात्र उद्देश्य होता था कि दुश्मन को अधिक से अधिक कितना नुकसान पहुंचा सकते। तो पुरुष क्या करते थे, केसरिया। तो अब जोहर तो कौन करे, तो रानी कर्मावती करे। तो रानी कर्मावती ने तो जोहर किया। कहते हैं कि रानी कर्मावती जब जोहर में बैठ रहे थे उससे पहले उन्होंने दान दिया था कि भाई मैं अंतिम समय में दान दे के जा रही हूँ। इस दान का हमें एक प्रूफ मिलता है। एक पुर नाम के गांव से एक कॉपर प्लेट मिली है पुर ताम्रपत्र, और उस पुर ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि रानी कर्मावती ने जोहर में बैठने से पहले और ये दान फलाने फलाने आदमी को इस ये जमीन दान में दी थी। तो कोई पूछे कि रानी कर्मावती के जोहर की जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है, तो पुर ताम्रपत्र। 1535 आगे लिखा हुआ है। इसे पता चलता है कि ये कब हुआ होगा, तो 1535 में हुआ होगा, 1535 में। फिर इससे हम ये भी कह देंगे चित्तौड़ के दूसरे साके का टाइम निर्धारित होता है कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था, तो 1535 के अंदर हुआ था। अब ठीक है, केसरिया पुरुष करते, पुरुष किसके नेतृत्व में, तो हम देखा कि जब पहला केसरिया हुआ था रतन सिंह खुद लीड कर रहे थे, लेकिन अब राणा तो विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य में ज्यादा लक्षण थे नहीं। और कहते हैं वैसे भी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह जो छोटा भाई था, इन दोनों को आक्रमण से पहले अपने पीहर भेज दिया था, मतलब इन दोनों के ननिहाल भेज दिया था। ननिहाल कहाँ पे, बूंदी, ये तो बूंदी के अंदर थे। अब कौन करे, तो कहा भाई किले का जो सबसे सीनियर आदमी उसको दे दिया जाए। तो किले में एक सीनियर आदमी था बाघ सिंह। आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं, यहाँ का नाम पुराना नाम हुआ करता था देवलिया। तो देवलिया का सामंत हुआ करता था, देवलिया का राजा हुआ करता था बाघ सिंह। और कहा बाघ सिंह जी आप सीनियर हो। बाघ सिंह इससे पहले खानवा वाले युद्ध में भी भाग ले चुका था, पर खानवा वाले युद्ध में जिंदा रह गया था। तो कहा एक बार फिर आपको देश के लिए लड़ने का, देश के लिए मरने का मौका मिल रहा है। बाघ सिंह का पक्का मैं लड़ूंगा देश के लिए, चिंता ही मत करो। और बाघ सिंह जी लड़ते हैं। उनको अब मैंने एक दिन पहले बात बताई थी, मेवाड़ के राजाओं क्या बोलते थे, दीवान बोलते थे। और अब इस दिन राजा की जगह लीड करने के लिए कौन जा रहा है, बाघ सिंह जा रहा है। तो बाघ सिंह का नाम पड़ गया था देवलिया दीवान। तो याद रखना इस बाघ सिंह को देवलिया दीवान कहा जाता है। देवलिया का मतलब प्रतापगढ़ है। देवलिया का मतलब क्या है, आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं वो है। शानदार बहादुरी से लड़ता है। हालांकि केसरिया का मतलब भी होता था कि सब लड़ते हुए मारे जाते थे। चित्तौड़ के किले के अंदर एक दरवाजा बना हुआ है पांडु पोल, उस पांडु पोल पे लड़ता हुआ मारा गया था। तो वहां पर इसकी छतरी वगैरह बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पर बहादुर शाह जो है वो कब्जा कर लेता है। अब छोटी क्लासों में यदि आपने कभी ये कहानी सुनी हो, वो कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि जब कर्मावती पर ये दोबारा हमला किया था बहादुर शाह ने, कर्मावती को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, तो कर्मावती ने एक मुगल बादशाह को राखी भेजी थी, और राखी भेज के सहायता मांगी थी अपने लिए। वो मुगल बादशाह कौन, तो आपने सबने पढ़ा छोटी क्लासों में, हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह था, और हुमायूं को उसने राखी भेज के सहायता मांगी थी। हुमायूं उस समय ग्वालियर के आसपास था। हुमायूं वहां से चला, हुमायूं को लगा कि अच्छा बहादुर शाह ने आक्रमण किया। अब बहादुर शाह कौन, तो बहादुर शाह गुजरात का राजा है। पर कहते हैं बहादुर शाह ने उस टाइम मालवा पे भी कब्जा कर रखा था। मालवा भी बहादुर शाह का और गुजरात भी बहादुर शाह। तो कहते हैं मध्य प्रदेश में उधर हुमायूं बैठा हुआ था, और मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हुमायूं ने सोचा क्यों ना पहले मैं मालवा पर अटैक कर दूं, क्योंकि बहादुर शाह तो इस समय चित्तौड़ के अंदर बिजी हो रखा है, और चित्तौड़ वो पहुंच नहीं सकता था टाइम पे। तो हुमायूं चित्तौड़ टाइम पे आ ही नहीं सका था, कर्मावती उससे पहले जोहर करना पड़ गया था उसे। तो हुमायूं मालवा पे अटैक करता है। हालांकि कहते हैं कि बहादुर शाह मालवा बचाने के लिए जाता है, चित्तौड़ पर कब्जा करके फिर वो मालवा बचाने के लिए जाता है। लेकिन जब उसे लगा कि मेरी यहाँ से पार नहीं पड़ेगी, तो वो वहां से भाग गया, और इधर दमन दीव जो पड़ते हैं अपने, इधर दमन दीव की तरफ चला गया था। ये वाला एरिया भी उसी के कब्जे में, उस समय पुर्तगालियों के और उसके बीच में टसल चल रही थी। गुजरात के पास में वो एरिया पड़ते हैं, और वहां पर वो पुर्तगालियों के साथ में कुछ संधि करने के लिए गया था, और पुर्तगालियों ने उसको उधर अरब सागर के अंदर ही फेंक दिया था। नाव में बिठा के समझौता करने के लिए लेके गए थे, और उसके अंदर फेंक दिया गया था। तो बहादुर शाह उधर मर गया। जो बहादुर शाह मर गया, तो जो इधर बहादुर शाह कब्जा किए हुए लोग बैठे थे, चित्तौड़ वालों को जैसे पता चला कि बहादुर शाह मर गया, जो भी बचे हुए थे उन्होंने उन पर हमला किया, वो और भाग गए। तो फाइनली वापस चित्तौड़ इनके गुहिलों के कब्जे में आ गया था, या जिनका था उनके कब्जे में आ गया था। तो हुमायूं वाली बात भी याद रखना कि कौन सी रानी थी जिसने राखी भेज के सहायता मांगी थी, तो रानी कर्मावती थी। किसकी रानी थी, तो सांगा की रानी थी। किसने अटैक किया था, तो बहादुर शाह ने अटैक किया था। बहादुर शाह कहाँ का था, तो बहादुर शाह गुजरात का था। और देखो विडंबना, देखो इतिहास की। कहते हैं किसी टाइम इस बहादुर शाह को जब गुजरात में इसकी अपने भाइयों से लड़ाई चल रही थी, तो सांगा ने शरण दी थी, और ये सांगा के दरबार में यहाँ खूब दिन तक रह के गया था। और एक बार तो कहते हैं कि इसने कोई गलती कर दी थी, यहाँ मेवाड़ में किसी एक बंदे को मार दिया था, तो सांगा की जो माता थी उसने बचाया और था।
कि नहीं नहीं आप बहादुर शाह के साथ ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास आया हुआ है, हमारे शरण के अंदर आया हुआ है। और वही जो आदमी था बाद में मेवाड़ पर अटैक करता है और मेवाड़ वालों पे कब्जे कर लेता है। तो उदारता जो होती है ये भी कई बार आपको भारी पड़ जाती है। कहते हैं कि बहादुर शाह को किसी एक शेख ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन चित्तौड़ का नाश होगा उसी दिन तेरा भी नाश हो जाएगा। दोनों एक बात हुई, चित्तौड़ पर उसने कब्जा किया था लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो खुद भी मर गया था। तो शेख की बातें भी कहते हैं सही भी थी। तो ये जो था ये अपना चित्तौड़ का दूसरा शाखा था, 1535 में हुआ था। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था, इसकी जानकारी हमें पुरताम्र पत्र से मिलती है। देवलिया वाले बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। देवलिया को आजकल हम प्रतापगढ़ कहते हैं। बाघ सिंह पहले खानवा युद्ध में भी भाग ले चुके थे और बाघ सिंह को बाद में देवलिया दीवान बोलने लगे और पांडुपोल पे लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के किले में वो मारे गए थे। बहादुर शाह ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, लेकिन जब हुमायूं ने मालवा पर कब्जा किया, बहादुर शाह उधर मालवा गया, फिर मालवा से दमन दीव की तरफ गया, पुर्तगालियों से लड़ता हुआ वहां पर मारा गया था। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब इतने दिन शासन कौन संभालती थी? रानी कर्मावती। अब शासन कौन संभाले? विक्रमादित्य में तो अभी भी ढंग के लक्षण नहीं थे। फिर मेवाड़ वालों ने एक नए बंदे को पकड़ा, बनवीर। हमने पढ़ा विक्रमादित्य कौन है? विक्रमादित्य सांगा का बेटा है। सांगा का एक भाई था पृथ्वीराज, जिसको हम फ्लाइंग प्रिंस कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहते हैं। उसकी दासी का एक बेटा था बनवीर। तो ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। जो फ्लाइंग प्रिंस था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उसका दासी पुत्र था। कॉन्क्यूबाइन दासी को कहते हैं, उसका कॉन्क्यूबाइन सन था, दासी का बेटा था। तो इस बनवीर को कहा कि बनवीर यार थोड़े दिन तक तू संभाल ले यहाँ का शासन। इसने कब तक का? विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह छोटा है, उदय सिंह थोड़ा समझदार हो जाए तब तक तो इसको संभाल ले, बाद में हम उदय सिंह को राजा बना देंगे यहाँ पर। इसने कहा ठीक। अब बनवीर शासन संभालने लगे यहाँ पे। लेकिन बनवीर जब गद्दी पर बैठा तो बनवीर को लगा यार मामला थोड़ा डंक है, पर उसको लगता है यार राजा अपने कब तक बने रहेंगे, राजा वाली गद्दी पर कब तक बैठेंगे जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाए। उसको लगा यार क्यों ना मैं उदय सिंह को मार दूं तो फिर मैं ही राजा रहूंगा। पर फिर उसके दिमाग में आया नहीं यार, उदय सिंह को मार भी दूंगा तो विक्रमादित्य तो बैठा ही है, ये सब विक्रमादित्य को बना देंगे, भले कितना ही बेलखना हो पर ये कह देंगे टेढ़ा है पर मेरा है। तो क्यों ना मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार दूं। तो बंदे के दिमाग में से ख्याल आ ही जाते हैं। और वो एक दिन गया और उसने जाके विक्रमादित्य को मार दिया, विक्रमादित्य को मार देता है। फिर छोटी क्लासों में आपने फिर कहानियां सुनी होगी कि वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, वो उदय सिंह को मारने के लिए भी गया, लेकिन जो उदय सिंह की दहाई माँ थे, दहाई मतलब जो पालने वाली माता हुआ करती थी, फोस्टर मदर एक तरीके से आप कह सकते हो, या आप यूं समझ लो कि भगवान कृष्ण की मम्मी कौन? देवकी। लेकिन भगवान कृष्ण को पालते कौन है? यशोदा। तो रानियों के बच्चों को जो पालने वाली महिलाएं होती, दाई, आज के टाइम में बोलो तो नर्स, और अपने हिंदी में बोलो तो आया जिसको अपने कहते हैं, वो सब दहाई से बने हुए शब्द है। दाई का दो, आया का दो, नर्स का दो, धाई माँ का दो। तो तब थोड़ा ज्यादा सम्मान देते थे उनको, धाई माँ बोल दिया करते थे। जो उदय सिंह थे, कर्मावती का बेटा था उदय सिंह, लेकिन कर्मावती पन्ना नाम की धाई थी, उनको दे के गए थे भाई मेरे बच्चे का ध्यान तू रखना। और पन्ना को जब ये समाचार मिला कि बनवीर पागल हो रखा है, उसने विक्रमादित्य को मार दिया है और अब वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, उस बेचारी को और को सूझा नहीं, उसने अपना खुद का बेटा था चंदन, कहते हैं उसको उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और वहां पर सुला दिया था। बनवीर गुस्से में पागल होकर आया, उसने कहा कि उदय सिंह कहाँ है? उसने बेचारे ने कई देर अनुनय विनय की, हाथाजोड़ी की, प्लीज मत कर, ऐसे क्या कर रहा है तू? पर उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा, बता। तो कहते उसने अपने बच्चे को सुला रखा था, ऊपर कपड़ा उड़ा रखा था उसके, उसने कहा ये सो रहा, जो करना वो कर ले। और बनवीर ने उसको देखा ही नहीं, उस पर तलवार मारी, चंदन को मार के चला गया। जैसे वो चला गया, उदय सिंह कहती है वो पन्ना ध्याय जो थी वो उदय सिंह को वहां से लेती है, उदय सिंह को वहां से लेके और कुंभलगढ़ चली जाती है। तो पन्ना ध्याय ने अपने बेटे की बलि देकर, बेटे का नाम क्या था? चंदन की बलि देकर किसको बचा लिया था? उदय सिंह को बचा लिया था। और उदय सिंह को लेकर यहां से कहां चली गई थी वो? तो यहां से वो कुंभलगढ़ चली गई थी। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई भी इतना सशक्त उदाहरण कभी हो सकता है कि कोई महिला अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए या अपने स्वामिनी को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को वीर गति के लिए भेज देती है, अपने बेटे का न्यौछावर कर देती है, अपने बेटे को देश के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, अपने बेटे को मरवा देती है। ऐसा उदाहरण आपको देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वर्तमान जो फेमिनिज्म है उसकी परिभाषाएं किस प्रकार बदल गई है।
मैं कभी नहीं देखता कि कोई महिला कभी कहे कि पन्ना धाई जो है वो नारी सशक्तिकरण का अपने आप में उदाहरण है कि उस महिला ने देश की रक्षा के लिए उस समय इतना क्विक डिसीजन लिया कि मैं देश की रक्षा, उस समय देश का मतलब राजा हुआ करता था, अपने राजा को कैसे बचा सकती हूँ, अपने प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात, अपने वचनों पर टिकी हुई एक महिला, उसका सशक्त उदाहरण, सबसे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल है हमारे पास में तो पन्ना धाय है। प्रातस्मरणीय महिला है, याद की जानी चाहिए हमेशा, नारीवादियों को इनको याद रखना चाहिए। सरकार की योजनाएं पन्ना धाय के नाम पर चलाई जानी चाहिए, पर विडंबना है जी, वर्तमान और इतिहास कई बार इतना अपने आपस में क्लेश करता है कि हम चीजों को सही दृष्टि से देख ही नहीं पाते उन चीजों को। तो पन्ना धाय याद रखना। तो बनवीर कौन था वो भी याद रखना कि बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, लेकिन चित्तौड़ के दूसरे साके के बाद इसे चित्तौड़ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। लेकिन इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। ये मारना तो उदय सिंह को भी चाहता था, लेकिन पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया था, और उदय सिंह को लेकर वो कहां चली गई थी, कुंभलगढ़ चली गई थी। तो ये बातें थोड़ी सी याद रखना, एक से जुड़ी हुई सारी घटनाएं थी, इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दी। इसके बाद देखते हैं अपने उदय सिंह, देखते हैं। देखो उदय सिंह में क्या क्या चीजें। अब कहते हैं कि भाई उदय सिंह, कई दिन तक तो उदय सिंह वहां कुंभलगढ़ के किले के अंदर पन्ना धाय लेके गई। वहां कुंभलगढ़ के किले का जो किलेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। देवपुरा जाति होती है भाई, आशा नाम था, पुरुष है भाई, ध्यान रखना, महिला नहीं। आपने कभी सुना हो नाम, तो अपने राजस्थान में सबसे कम समय तक रहने वाले कोई मुख्यमंत्री थे तो उनका नाम हीरालाल देवपुरा है, और वो भी इसी कुंभलगढ़ इलाके के थे। तो देवपुरा जाति वहां पर रहती है। कुंभलगढ़ का किला आशा देवपुरा को दिया हुआ था। पन्ना धाय आशा देवपुरा के पास गई और उसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर मैं जैसे तैसे बचा के लेके आई हूँ, अब तू हमें यहाँ पे असाइलम दे, शेल्टर दे, शरण दे, यहाँ पे रख अपने पास। आशा देवपुरा बेचारा बनवीर से डरे, तो उसने कहा कि नहीं, आपको शरण दी, कल को बनवीर को पता चल गया, बनवीर आके मार देगा मुझे, तो वो उधर पन्ना जाएगा कि नहीं पता चलेगा, तू रख तो सही अंदर। इन बातों का जब वो बहस चल रही थी बाहर, इन बातों का पता आशा देवपुरा की माता को चला। आशा देवपुरा की माता को जब ये बात पता चली, वह बाहर आई और उसने आगे आशा देवपुरा को कहा, शर्म नहीं आती तुझे? कभी सांगा जी ने हमें ये किला रक्षा करने के लिए दिया था, हमें यहाँ का रक्षक घोषित किया था, प्रोटेक्टर बनाया था। आज सांगा जी का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर हाथाजोड़ी कर रहा है और किले के अंदर आने की अनुनय विनय कर रहा है, और तू नमक हराम उसको अंदर आने से रोक रहा है, बनवीर के डर से रोक रहा है। भगवान को क्या जवाब देगा ऊपर जाके? मम्मी ने जब ये बातें कही तो आशा देवपुरा को जोश आया, उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए, मैं भी पन्ना धाय के साथ खड़ा हूं। तो बाद में पन्ना धाय और उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में शरण कौन देता है, उनको अपने पास रखता कौन है, तो नाम ध्यान रखना भाई, कौन रखता है उनको अपने पास? आशा देवपुरा। कौन से किले में रखता है? तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर उनको अपने पास में रखता। कई दिन तक तो यहाँ चुपचाप बैठे रहे, किसी को बताया नहीं कि कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। थोड़े दिनों में जब स्थितियां सामान्य हुई, तो कहते हैं कि पन्ना धाय ने, आशा देवपुरा ने, इन्होंने मेवाड़ के जो सामंत थे, मैंने बताया था 16 प्रमुख सामंत थे, इनमें सलुम्बर वाले मुख्य हुआ करते थे, इनको बुलाया, इनको बुलाकर, तुम कहाँ बनवीर के नीचे बैठे हो? सांगा जी का बेटा जिंदा है। लोगों ने कहा मजाक मत करो, सांगा के तो बेटे थे वो तो मर गए, भोजराज जी पहले ही मर गए थे, उसके बाद में आपके रतन सिंह बूंदी वाले सूरजमल वाली लड़ाई के अंदर मर गए, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बनवीर ने मार दिया। कह रहा है उदय सिंह नहीं मरा है, तो उदय सिंह कहा है? उदय सिंह ये रहा। तो वहां पर उस दिन कौन मरा था? तो वहां पे चंदन मरा था। अब उदय सिंह ज्यादातर अपने ननिहाल रहा था, इसलिए लोगों ने देखा भी नहीं था। लोगों का क्या पता पन्ना दाई झूठ बोल रही हो और इसने वहां पे उदय सिंह को मरवा दिया और अपने बेटे चंदन के लिए कह रही हो ये उदय सिंह। हो भी सकता है, धोखाधड़ियां होती भी थी। तो अब क्या किया जाए? तो कहा कि इसके ननिहाल वालों को बुलाओ, बूंदी वालों को, वो पहचान ले। बूंदी वालों को बुलाया, बूंदी वालों ने कहा कि हाँ यार है तो हमारा भांजा, इतने दिन कहाँ छुपा हुआ था तू? फिर पता चला कि यही उदय सिंह है। तो बाद में मेवाड़ के सामंत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारा राणा तो कौन होना चाहिए? उदय सिंह होना चाहिए। पर उधर अब बनवीर भी अब इतने टाइम से बना हुआ था तो उसने शक्तियां बटोर रखी थी। तो फिर बनवीर और उदय सिंह के बीच में लड़ाई हुई। जोधपुर का जो मालदेव था उसने कहते हैं कि इसमें उदय सिंह का सपोर्ट किया था, और बाद में उदय सिंह उसको हरा देता है बनवीर को, और यहाँ पर राजा बन जाता है। बनवीर यहाँ से हार के कहते हैं भाग गया था। तो कौन सा युद्ध हुआ था वो अपने आगे लिखा है, वो पढ़ लेते हैं अपने। तो वो जो युद्ध हुआ था वो युद्ध है ये मावली का युद्ध। मावली उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है।
उदयपुर के पास में एक जगह है, और यहां पर किस किस के बीच में युद्ध हुआ? तो ये उदय सिंह और बनवीर के बीच में। कब युद्ध हुआ? तो 1540 का युद्ध। उदय सिंह की सहायता किसने की? तो जोधपुर वाले मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। याद रखना, आगे मालदेव और आगे काम आएगा। मालदेव की सहायता की थी, और इस युद्ध में उदय सिंह को जिता दिया था। बनवीर यहाँ से भाग जाता है, और उदय सिंह जी बाद में यहाँ पर क्या बन जाते हैं? मेवाड़ में राणा बन जाते हैं। हालांकि बाद में उदय सिंह और मालदेव में यहाँ पर यूं राजीनामा था। मालदेव देख लो, खानवा के युद्ध में गया था, उदय सिंह को यहाँ पे राजा बनवाने में सहायता करता है, माउली वाले युद्ध के अंदर इसको जितवाता है। लेकिन बाद में कोई झाली रानी थी, मतलब झालाओं की लड़की थी, झाली हो गई, और उसको लेके मालदेव और उदय सिंह के बीच में वापस विवाद की स्थिति हो गई थी। फिर मालदेव उदय सिंह से नाराज रहने लग गया था, और उन जाली रानी जो उदय सिंह शादी कर लेता है, मालदेव शादी करना चाहता था, लेकिन वहां उदय सिंह शादी कर लेता है, और उन जाली रानी के नाम पे कुंभलगढ़ के किले के अंदर महल बने हुए। आगे जब हम कुंभलगढ़ का किला पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जाली रानी का माड़िया। तो जो जाली रानी है उसके लिए मालदेव और उदय सिंह के बीच में झगड़ा हुआ था। जालाओं की लड़की थी इसलिए जाली रानी होगी। वो पाली के अंदर जगह पड़ती है खेरवा, खेरवा की राजकुमारी थी वो, खेरवा के सामंत की बेटी थी वो। और उसकी बड़ी बहन की शादी पहले मालदेव से ऑलरेडी हो चुकी थी। वो खुद बहुत सुंदर थी, इसलिए मालदेव अपनी उस साली से भी शादी करना चाहता था, लेकिन उसके जो पिता भाई थे वो मालदेव से शादी करना नहीं चाहते थे दोबारा। तो कहते हैं उन्होंने उदय सिंह के पास मैसेज किया कि हम तो तुमसे शादी करना चाहते हैं। उदय सिंह वहां पे जाके शादी करके आ गया था। फिर कुंभलगढ़ के किले में उसको रखता था, इसके लिए महल बनवाए थे। तो जाली रानी के महल, महल को अपनी लोकल भाषा में माड़िया बोलते हैं, तो वो जाली रानी का माड़िया। ये उदय सिंह और जो मालदेव वाली लड़ाई है, ये बाद में आगे और खूब चली थी। और कहते हैं कि उदय सिंह ने एक युद्ध और किया था, उसमें भी बाद में मालदेव इसके खिलाफ ही आया था, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा, ये वाला हरमाड़ा अजमेर में पड़ता है, और 1557 में युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो उस समय जो अजमेर का सूबेदार था वो था हाजी खां पठान। हाजी का पठान था, तो हाजी खां पठान के और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध कोई ऐसा और हुआ था। और हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच में, इसमें मालदेव ने हाजी खां पठान का साथ दिया, क्योंकि उसकी मालदेव उदय सिंह से बनती नहीं है, और इसमें उसने उदय सिंह को हरा दिया था। वो बदला लेना चाहता था कहीं ना कहीं, इसके अंदर उदय सिंह हार गए। ये भी कोई एक महिला थी, उसके लिए लड़ाई हुई थी। रंग राय नाम की एक महिला थी, वो हाजी खां पठान के पास थी, और पहले उदय सिंह ने हाजी खां पठान की भी सहायता की थी। तो सहायता के बदले में उसने रंग राय को मांगा था, हाजी खां पठान ने रंग राय दी नहीं, तो उदय सिंह ने उस पर हमला कर दिया था। मालदेव को मौका मिला तो मालदेव ने हाजी खां पठान का साथ देके इस युद्ध में उदय सिंह को हरा दिया था। तो ये भी याद रखना कि मालदेव पहले उदय सिंह के साथ होता है, लेकिन बाद में उदय सिंह के खिलाफ हो जाता है। तो माउली वाले युद्ध में तो साथ में था, और हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो खिलाफ के अंदर हो जाता है। तो दोनों बातें आप याद रख लेना ये सारी। तो ये भाई आपकी शुरुआती उसके बारे में बातें। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, देख के आगे देखो लिखा हुआ है उदयपुर की स्थापना। ये याद रखी जाने वाली बातें क्यों, ये भी देखो मैं बताता हूँ। कहते हैं 1559 में, याद रखना मेरी बात, आगे काम आएगी खूबी। इस बात से हम कई रहस्य जाहिर करेंगे। 1559 1559 में उदय सिंह के पोता हुआ, उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बेटा हुआ अमर सिंह, अमर सिंह नाम का बेटा हुआ, पोता हुआ। तो एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए। एकलिंग जी कैलाशपुरी नागदा के अंदर जो मंदिर, एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए। जब वहां एकलिंग जी की धोख लगाने गए तो फिर कहा यार थोड़े दिन आगे और घूम के आते हैं। तो आगे एकलिंग जी से आगे उदयपुर की तरफ चले गए, जहां आज अपना उदयपुर बसा। उदयपुर से बाहर निकलते थोड़ा सा गांव पड़ता आहड़। इसी टाइम में आहड़ इनकी सेकंड कैपिटल हुआ करती थी। ये जाके चित्तौड़ बस गए तो ठीक है, अब बाद में आहड़ रहे। आहड़ गया तो उसको वहां का बड़ा अच्छा लगा कि यार थोड़ी समतल सी जमीन है, पास से बेड़च नदी निकलती है एकदम पास में से, और क्यों ना यार यहाँ शहर बसाया जाए, यहाँ शहर बसाया जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और कहते हैं इसने वहां पर महल वहल उदय सिंह ने बनवाने शुरू किए थे। आज भी वो महल पड़े, मोती महल बनवाने शुरू किए थे उदयपुर के पास में, आहड़ और उदयपुर के बीच में, वहां पर उस जगह पे। लेकिन वहीं जब उन दिनों में रह रहा था तो एक दिन शिकार खेलते खेलते थोड़े पहाड़ों की तरफ, आड़ से थोड़े और इधर की तरफ आए, तो वहां एक पहाड़ पर साधु बाबा बैठे थे। उन साधु बाबा ने कहा कि यार तुम वहां राज्य मत बनाओ, जहां मैं बैठा हूं यहाँ बनाओ, और यहाँ पे यदि तुम शहर बचाओगे तो ये वाली जमीन तुम्हारे कब्जे में अधिक समय तक रहेगी। तो उन साधु बाबा के कहने पर पूरा एक नया शहर बसाया गया। उदय सिंह ने शहर बचाया, इसलिए उसका नाम उदयपुर है। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई है? 1559
59 के अंदर। फिर वहां पर एक झील बनाई गई, अपने नाम पर झील बना दी, उदय सागर। तो ये याद रखना भाई कि उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 के अंदर हुई थी। और कहा जाता है कि उदयपुर का एक नया सिटी क्यों बसाया जाए, एक नई राजधानी क्यों बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि चित्तौड़ का किला पहाड़ पे तो है, पर वो जो पहाड़ी है वो एक सेपरेट हिल है, अलग से एक पहाड़ी है थोड़ी। इसलिए यदि केवल उस पहाड़ी को दुश्मन घेर ले, तो दुश्मन उस पहाड़ी को घेर लेता है तो उसके बाद में आपका रसद बंद कर सकता है, वो आपका खाना पीना बंद कर सकता है, बाहर से आपको कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने देगा। और इसलिए ये केसरिये, जौहर, साके जैसी प्रवृत्तियां ज्यादा होने लगी थी, ट्रेंड ज्यादा हो रहा था। तो कहा गया कि नहीं यार, वहां पर अपने को कोई भी घेर सकता है, अपने को लड़ाई के लिए नाकाबिल बना सकता है, इसलिए अपने को थोड़ा अलग आना चाहिए। फिर नया शहर बसाया गया था उदयपुर। उदय सागर झील बनाई गई, मोती महल बनाए गए वहां पे, ये 1559 के अंदर हुआ था। तो ये भी याद रखना भाई, उदय सिंह के टाइम की घटना। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है चित्तौड़ का तीसरा साका। फिर वो इस साके वाली बात है, क्या क्या चीज हुई देखो। इधर आपके उदय सिंह राणा बना हुआ है और उधर भारत का मुगल बादशाह बनता है अकबर। अकबर भारत को जीतने में लगा हुआ है। अकबर एक बात जानता था कि राजस्थान में सर्वोपरि स्थान यदि किसी रियासत का है तो मेवाड़, और मेवाड़ के राणाओं को सब बहुत सम्मानजनक नजरों से देखते थे, हिंदुआ सूरज माना जाता था उनको। उसको लगता था यार, यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं, यदि मैं मेवाड़ के राणा को अपने अधीन कर लेता हूं, तो बाकी वाले सौते मेरे अधीन आ जाएंगे। इसलिए उसने 1567-68 में मेवाड़ पर हमला कर दिया। 1567-68 एडी में, अक्टूबर के आसपास में, 67 में यहां पर हमला करता है। वो यहां पर हमला कर देता है। यहां पर हमला किया तो चित्तौड़ वाले सारे बैठे और कहा भाई अकबर का हमला होने वाला, क्या किया जाए। इस बार दिमाग लगाया इन लोगों ने, और इन्होंने दिमाग लगा, कहा कि यार देखो, हर बार को बड़ा दुश्मन हमला करता है और अपना तरीका क्या होता है, अपना रवैया क्या होता है उसके प्रति, कि अपने साका कर लेते, सारी महिलाएं जौहर कर लेती है, सारे पुरुष केसरिया कर लेते। कहा कि नहीं यार, इस बार ये वाला तरीका बंद किया जाए। इसमें तो यार क्या होता है, सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं और दुश्मन कब्जा कर लेता है, और बाद में वापस किले को लेने में, वापस राज्य को लेने में यार जी जान लग जाती है। देख लो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, रतन सिंह सहित पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा गया। 23 साल बाद में जाके हमीर वापस गुहिलों के कब्जे में ला पाया। बीच में खिजर खान, मालदेव सोनगरान, उसका बेटा जैसा सोनगरान, भगवान जाने यार कौन कौन आ गए थे। अब उसके बाद 1535 में रानी कर्मावती वाला जौहर देख लो, रानी कर्मावती मारे गए, जौहर कर लेते हैं। उनके अलावा अच्छे अच्छे जितने भी सेनापति थे वो सब जौहर कर लेते हैं, केसरिया के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। फिर कोई ढंका बंदा ही नहीं बचा अपने पास में, इसलिए बनवीर को बनाना पड़ा, और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल का डिस्टर्बेंस तो कम से कम उपस्थित कर ही दिया था। तो क्या किया जाए, तो इस बार एक काम किया जाए कि आधे लोग तो किले के अंदर रहेंगे, आधे लोग किले के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, किले के अंदर कौन रहेगा, किले के बाहर कौन जाएगा। का जो राजा होता है वो स्टेट का सीधा सीधा प्रतिनिधि होता है, वो चेहरा होता है। राजतंत्र में कहते भी थे यथा राजा तथा प्रजा। तो यदि राजा मर जाता है तो प्रजा का मनोबल वैसे टूट जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, मोरल डाउन रहता है। इसलिए राजा का बना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए राजा तो जाए बाहर और बाकी वाले लोग रहे अंदर। उदय सिंह ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं तो अंदर रहूंगा। कहा नहीं नहीं सर, समझिए आप, हर बार हमने इन जिद्दों की वजह से, हमने इन वीरता की वजह से, और हमारे जो स्ट्रेटजी होती है वो फ्लॉप हो जाती है। दुश्मन कब्जा कर लेता है, किले पर चारों तरफ से घेरा बना लेता है, हमें केसरिया और जौहर जैसी प्रवृत्तियां करनी पड़ती है। इसलिए इस बार डिप्लोमेसी यूज ली जाए, इस बार कूटनीति का प्रयोग किया जाए। आधे बाहर जाओ, आधे अंदर रहो। आधे अंदर जो रहेंगे वो किले को बचाने का प्रयास करेंगे, यदि बचा लेते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं बचा पाए, किले पे दुश्मन का कब्जा भी हो गया, तो राणा जी बाहर बैठे बैठे नई सेना बना के हमला करके छीनने का प्रयास तो करेंगे। और जब राणा जी जीवित रहेंगे तो उनके साथ में बाकी जनता स्वतः जुड़ जाएगी। इसलिए प्लीज इस बार ये करके देख लो। तो ठीक है साहब, का उदय सिंह तो बाहर चले जाए, तो अंदर कौन रहेगा किले के, तो अंदर 2 सीनियर ऑफिसर थे, उनको कहा आप संभालो इसको। कौन सीनियर ऑफिसर, तो अंदर 2 बंदों को छोड़ के, एक था जयमल मेड़तिया, और एक था पत्ता चुंडावत। कौन है ये, कौन है दोनों, इनका और सुन लो थोड़ा सा। और उदय सिंह खुद जो थे वो अपने परिवार के सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। उदयपुर के अंदर गिरवा की पहाड़ियां हैं, तो इन गिरवा हिल्स के अंदर तो उदय सिंह को भेज दिया गया, और किला किसको संभलवा दिया गया, जयमल मेड़तिया को और पत्ता चुंडावत। ये जो जयमल मेड़तिया है, देखो मैंने खानवा वाले युद्ध में एक बंदे का नाम लिखवाया था कि मेड़ता से वीरमदेव युद्ध लड़ने के लिए आया था। उन वीरमदेव के बेटे थे जयमल मेड़ती,
और अच्छे शब्दों में कहूं तो मैंने अभी और बताया था कि मीराबाई की शादी भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई जो थे वो और जयमल दोनों आपस में कजन थे, कि वीरमदेव जी और रतन सिंह जी दो भाई थे। ये यूं सुन लो आप, मेड़ता के राजा हुए वीरमदेव और उनके एक भाई थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटे हुए जयमल और एक इनकी बेटी थी फूल कंवर। और रतन सिंह की बेटी हुई मीरा। मीरा की शादी किससे करवाओ, तो मीरा की शादी तो राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ करवा दी थी। फूल कंवर की जो शादी थी वो पत्ता चुंडावत के साथ की गई थी। पत्ता चुंडावत कौन, तो ये आमेट का सामंत था। मैंने दिन बताया था आपको, चुंडा के वंशजों को 4 ठिकाने दिए गए थे, सलूम्बर, आमेट, बेगू और देवगढ़। तो आमेट का सामंत हुआ करता था। तो इस रिलेशन से आप देखोगे तो जयमल की बहन है फूल कंवर, फूल कंवर के पति है पत्ता चुंडावत, तो ये आपस में साले बहन हुई। तो जयमल तो मेड़ता का राजा था और जयमल की बहन फूल कंवर की शादी हो रखी थी पत्ता चुंडावत के साथ, और ये आमेट के सामंत थे। फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आमेट, आमेट राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां के सामंत थे। और मीरा के जो पिताजी थे रतन सिंह, ये कहते हैं खानवा वाले युद्ध के अंदर लड़े थे, खानवा वाले युद्ध में काम आए थे ये लड़ते हुए। खानवा में सेक्रीफाइस किया था इन्होंने, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये थोड़ा सा ये फैमिली ट्री भी इनकी थोड़ी सी ध्यान रखना। तो कुल मिला के इन 2 बंदों को छोड़ के अंदर जयमल और पत्ता को छोड़ के गए थे। भाई आप अंदर का पूरा सिस्टम संभालोगे, आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, ये देख लेना, थोड़ा वापस सुन लेना। मैं मिटा रहा हूं देखो इसको, फिर मैं आगे काम वाली चीजें ज्यादा समझाता हूं आपको। तो किला किसको सौंप के चले गए, जयमल और पत्ता को। जयमल और पत्ता पता चल गए कौन है। पत्ता आमेट के सामंत है, जयमल मेड़ता का राजा है। कहते 1562 में 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अटैक किया था और अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। तो जो जयमल था वो उदय सिंह की शरण में आ गया था, या उदय सिंह के पास में नौकरी करता था। पत्ता इनका सामंत है और जयमल और पत्ता दोनों आपस के अंदर साड़े बहनोई और लगते हैं। तो भाई तुम दोनों सीनियर हो, तुम तो किला संभालो। और उदय सिंह जी खुद कहां चले गए, गिरवा की पहाड़ी। अकबर आया, किले का घेरा डाल देता, चारों तरफ से आगे बैठ गया यहाँ पे। अकबर सोचे कि भाई थोड़े दिनों में उदय सिंह है वो मेरे से संधि करने के लिए आ जाएगा। फिर फाइनली अकबर को पता चला कि अंदर उदय सिंह तो है ही नहीं। और हुआ क्या कि अकबर दिल्ली, अब अकबर जब बाहर आके बैठ गया तो दिल्ली अपने तोपे वोपे लगाता और किले की दीवार तोड़वाने की कोशिश करता कि किले की दीवार तोड़ देंगे और दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे अपने इसके। पर कहते हैं दिन में अकबर दीवार तोड़वाता, रात को जयमल वापस बनवा देता। अकबर सुबह कहता है यार कल तोड़ी थी इतनी, अपने सोचा था आज इतनी और तोड़ देंगे तो अंदर घुस जाएंगे इसके, पर ये तो रातों रात बन गई। कौन है ये आदमी जो अंदर ऐसे दीवारें बनवा देता है, इतना इंटेलिजेंट आदमी रातों रात काम करवा देता है। किसी ने कहा साहब ये जयमल है। जयमल कौन, सब मेड़ता वाला राजा। तो वो यहाँ क्या कर रहा है, तो किला तो वही संभाल रहा है। तो उदय सिंह, उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। और अकबर अकबर ने कहा यार ठीक मजाक हुई है, तो पहले बताते जयमल ही है क्या अंदर, क्यों अब क्या हो जाएगा जयमल है अंदर तो। अरे तो क्या यार, किला उदय सिंह का है, उदय सिंह खुद नहीं है, किसी पड़ोसी को संभलवा के गया है, किसी नौकर को संभलवा के गया है, किसी अपने बंदे को दे के गया है। एक तो किसी बंदे का खुद का घर होता है, उससे छीनने में दिक्कत आती है। किसी दूसरे को दिया तो लोभ लालच साम दाम दंड भेद कई चीजें छीन सकते हैं अपन। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि जयमल सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था यार तू यहाँ पे नौकरी कर रहा है, और तू यहाँ पे क्यों नौकरी कर रहा है, क्यों रह रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया। चल छोड़, जो बातें हुई उनको भूल जाते हैं, उनके पीछे दौड़, तू तो अपने वापस मेड़ता चला जा, मैं तुझे मेड़ता का राजा वापस बना देता हूं, और तू मेरे को ये चित्तौड़ दे दे। और तेरा चित्तौड़ के अंदर पड़ा ही क्या, तू चित्तौड़ मुझे दे दे। जयमल का वापस रिप्लाई है अपने किसी राजस्थानी, एक दोहा है बहुत अच्छा सा, उस पे जयमल वापस कहता है कि है गढ़ मारो हूं धनी, धनी मतलब मालिक, कि गढ़ मेरा है मैं इसका मालिक हूं। कैसे, कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आन, असुर मतलब दुश्मन, दुश्मन कैसे आ सकता है। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, कुंचा मतलब चाबी, चित्रकूट मतलब चित्तौड़, कुंचा ज्यों चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान। मैंने बताया था मेवाड़ में राजा जी को दीवान बोलते थे, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर गए हैं, इसलिए किला मेरा है, मैं इसका मालिक हूं और दुश्मन इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर चले गए, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे की मान, इसलिए दुश्मन तो इस पे कब्जा नहीं कर सकता।
अकबर लगा यार आदमी टेढ़ा हो रहा है थोड़ा। अकबर ने कहा यार गुस्सा मत कर, चल गुस्से को थूक दे, एक काम करते हैं अपने, मेड़ता तो तेरा खुद का है, वो तो तेरे को दे ही दिया, मैं साथ में एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर और देता हूं, तेरे को नागौर और दे देता हूं, 2 ले ले तू तो अपने, ये मेड़ता भी ले ले और नागौर भी ले ले, और ये दोनों लेके तू वहां पे चला जा, वहां का राजा बन जा, इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा यार, क्यों लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है और मुझे चित्तौड़ दे दे। जयमल का वास्तव में वाकई बहुत शानदार था। दोबारा रिप्लाई उसका, जयमल वापस कहता है कि भूख न मेटे मेड़ तोर, ना मेटे नागौर, आ रजबट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटा चित्तौड़, कि तेरे मेड़ता और नागौर देने से तो मेरी भूख आज मिटे न कल मिटे, ये तो रजपूती की भूख है, वीरता की भूख है, जो मरने पे मिटेगी। अब सीधा सा लगता भाई अब युद्ध असंभवी हो गया, जयमल किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर फाइनली अकबर ने ध्यान रखना शुरू किया कि रात को कब वापस दीवारें वगैरह चुनवाते हैं, और कहते हैं एक दिन जब जयमल अपनी दीवार चुनवा रहा था, ऊपर दीवार पर खड़ा था, अकबर नीचे से अपनी बंदूक से निशाना लगाता है, जयमल की पैर में गोली लगती है, जयमल घायल हो जाता है। अकबर की जो बंदूक थी उस बंदूक का नाम था संग्राम, संग्राम नाम की बंदूक से उसने गोली चलाई थी। याद रख लेना भाई, कभी कोई पूछ ले कि संग्राम क्या है, तो अकबर की गन का नाम है, और इसी से गोली से जयमल घायल हो गया था। उधर न केवल जयमल घायल हो गया, बल्कि किले का जो अनाज और जो पानी का सिस्टम था वो गड़बड़ा गया। अब तो एक ही तरीका है, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को साका करना पड़ेगा। साके में 2 चीजें होती, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। ठीक है साहब, करेंगे अपने तो जौहर और केसरिया करेंगे। जौहर कौन करे, तो जो पत्ता की पत्नी थी, जो जयमल की बहन थे, फूल कंवर, उन्होंने कहा मैं कर लूंगी भाई, चिंता ही मत करो। तो जौहर तो किसके नेतृत्व में किया गया, फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर कौन है, पत्ता की पत्नी है और जयमल की क्या लगते हैं, बहन लगते हैं। केसरिया 8000 फौजी थे, ये जयमल और पत्ता के नेतृत्व में उतरे। अब कहते हैं जयमल पैर में गोली लग गई तो चला नहीं जाता था, तो जब केसरी के निकलने लगे, सारे सैनिक तैयार होने लगे, तो जयमल रोने लग गए, और जयमल ने कहा देखो यार कितना बुरा दिन आया है, तुम सब को आज मौका मिला है देश के लिए लड़ने का, देश के लिए कुछ करने